गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। और जैसा कि थंबनेल में बताया गया था, आज हम पोइम्स के बारे में पढ़ेंगे। 10th क्लास की पोइम्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेंजा है वो इन पोइम्स के हम देखेंगे। उनमें हम अभी फ़िलहाल पहले पार्ट के अंदर 3 पोइम को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो। इसके बाद में हम देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसमें कौन से स्टेंजा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और कौन से क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे फायर एंड आइस के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पोइम है और जिसके अंदर जो पहले स्टेंजा है, सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्टेंजा आता है। जो पहला स्टेंजा है वो आता है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन द आइस। ये सारा स्टेंजा और इसके क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, जो 4 मार्क्स और 2 मार्क्स के अंडर आते हैं। इसके बाद में हम तीसरी पोइम पढ़ेंगे, टाइगर इन द जू। और इनको पढ़ते पढ़ते हम इनके जो पोइट हैं, इनके जो लेखक हैं, उनके बारे में, इनके जो कवि हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे कि वो कब उन्होंने ऐसी पोइमें लिखी और कब उनका जन्म हुआ। थोड़ा बहुत जानकारी, थोड़ा बहुत इनका इन्फॉर्मेशन होना हमारे पास ज़रूरी है, जो कि हम आंसर के अंदर लिख सकते हैं। तो आइए, तो हम शुरू करते हैं। आज के एजुकेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पहले वीडियो, जो फर्स्ट पार्ट था, जिसके अंदर हमने, फर्स्ट पार्ट तो नहीं बोल सकते उसको, उसके अंदर हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। तो वैसे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं पोइम्स के बारे में। और आपके लिए एक छोटी सी लाइन है कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, क्योंकि हर कोई सोच तो हर कोई लेता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगी। लेकिन जब तक आपके अंदर तड़प और वो शिद्दत नहीं है उस कामयाबी को हासिल करने के लिए, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए कामयाबी को हासिल करने की। तो आइए इसी तड़प और शिद्दत को लेते हुए हम आगे चलते हैं और पहली पोइम के बारे में पढ़ते हैं। पहली पोइम, डस्ट ऑफ स्नो, 10th क्लास की फर्स्ट पोइम पोइट्री सेक्शन में। और इस पोइम के जो पोइट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है, जैसा कि आपने फ़ोटो के अंदर देखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है, जिनका जन्म 1874 में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, यूएसए में हम कह सकते हैं हम। और वो जब उनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 1963 और बॉस्टन में हुई थी। तो इनका थोड़ा सा हमें याद रखना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ और उनकी जो डाइड है, उन जो मरे थे वो कब मरे थे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऐसा ही जैसे सेकंड पोइम में हम पढ़ते हैं फायर एंड आइस, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही लिखी हुई है। तो हमें थोड़ा आसानी होगा दोनों को पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों को पढ़ने में, क्योंकि उनके कवि एक जैसे, मतलब एक ही कवि है जिसने दोनों पोइमें लिखी। तो फर्स्ट पोइम के बारे में स्टार्ट करते हैं। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखिए, एक क्या है कि एक कवि होता है, कवि यहाँ पर खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। वो क्या है कि कहीं जा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और जहाँ वो घूम रहे होते हैं वहाँ पे क्या है कि बर्फ़ पड़ रही होती है, स्नोफॉल हो रहा होता है। तो वो अपने आप को एक अकेली वीरान जगह पर पाते हैं चलते चलते। और जहाँ पर वो पहुँचते हैं, तो पहुँचते पहुँचते वो ऐसे सोचते हैं कि जैसे मैंने आज का पूरा दिन बिताया है, वैसे ही मैं क्या कर दूँगा, अपनी लाइफ को भी ऐसे ही बिता दूँगा। और मैं अपनी लाइफ को इतनी छोटी कर चुका हूँ, इतने छोटे नेगेटिव ख्यालात में मैं ले जा चुका हूँ कि मैं अब इनसे पार नहीं पा सकता, इनसे ऊपर नहीं जा सकता।
तो इतने में वो क्या करते हैं, वो अपने बैड डे, अपने जो पूरा दिन जो उनका ख़राब गया उसके बारे में बात करते हैं। पूरा नेगेटिविटी उनके अंदर भरी रहती है और वो क्या करते हैं, अपनी नेगेटिविटी थॉट्स को लिए हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो बच्चों जैसे ही वो घूमते हैं, तो वो जैसे ही घूम रहे होते हैं तो लास्ट में उनको एक पेड़ मिलता है जहाँ पर कुछ बैठने की जगह होती है। तो वो क्या करते हैं कि एक जगह जाकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। इस प्रकार से वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो जो पेड़ के नीचे बैठते हैं तो उनके जो ख्यालात हैं वो क्या होते हैं कि वो नेगेटिविटी से तो भरे हुए ही हैं, आपने देखा। तो वो अपने ख्यालात को क्या करते हैं, नेगेटिविटी से भरे होते हैं, ना वो कुछ सोच पाते हैं ना के बाद यहाँ पर वो अपने दिमाग में वही नेगेटिविटी जो उन्होंने पूरे दिन में जो कुछ भी कार्य नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो पूरा माइनस में चला गया उनका दिन। तो जो बाकी दिन था उसको भी वो ऐसे सोचते हैं कि जैसा मेरा आधा दिन अब तक जा चुका है वैसे ही मेरा पूरा दिन ही चला जाएगा और मैं पूरी नेगेटिविटी में चला जाऊंगा और मेरा पूरा जो दिन है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन इतने में क्या होता है, ये जो हेमलॉक ट्री होता है, जैसा कि मैं पोइम को बता रहा हूँ आपके सामने, द वे ए क्रो सूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब जिस पेड़ के नीचे वो बैठे होते हैं उस पेड़ का नाम बच्चों है हेमलॉक ट्री। क्या नाम है? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का हम मान सकते हैं कि हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ है जो क्या है कि अपने कह सकते हैं अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में, अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में एक पेड़ पाया जाता है। अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में एक पेड़ पाया जाता है जो क्या है कि ऐसे ऐसे करके पेड़ होता है, ऐसे ऐसे करके पेड़ होता है। अब वो पेड़ क्या है कि एकदम ऐसा होता है कि उन ऐसे ख्यालात माने जाते हैं, उधर के लोग ऐसे मानते हैं कि जो हेमलॉक ट्री है वो हेमलॉक ट्री बहुत ही नेगेटिविटी का एक पेड़ है, जिसके पास अगर कोई बंदा पहुंच जाता है तो अगर वो नेगेटिविटी से भरा है तो वो और नेगेटिव हो जाएगा, और ज़्यादा नेगेटिव विचार आने लग जाएंगे उसके अंदर। तो कोसते हैं उस पेड़ को वहाँ के लोग कि ऐसा पेड़ नहीं होना चाहिए। तो कवि अपने आप को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप को कहाँ पाते हैं? उस पेड़ के नीचे पाते हैं और वहाँ क्या है, बैठ जाते हैं। वहाँ बैठने के बाद में क्या होता है कि इस पेड़ के ऊपर ही, इस पेड़ के इस पेड़ के ऊपर ही एक कौवा बैठा रहता है। क्या बैठा रहता है? एक कौवा बैठा रहता है। अभी कौवे के बैठने के कारण क्या होता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट देखते हैं कि एक तो पेड़ ही ऐसा आ गया, क्या आ गया, ट्री आ गया। ट्री क्या नाम था ट्री का? हेमलॉक ट्री। क्या नाम था? LOCK, हेमलॉक ट्री। ऊपर से ट्री के ऊपर कौन बैठा है? एक क्रो बैठा है। क्या बैठा है? क्रो बैठा है। तो दोनों ही चीज़ें नेगेटिविटी में आ गई, दोनों ही चीज़ नेगेटिविटी आ गई कि एक तो यहाँ पर क्रो आ गया, एक हेमलॉक ट्री आ गया। तो वो कहता है कि अब तो मैं पूरा नेगेटिव से भर जाऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कौवे को हम नेगेटिव रूप के में देखते हैं कि कौवा क्या नेगेटिव होता है। तो उसी के साथ वो क्या कहता है कि द वे ए क्रो सूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इतने में कौवा क्या होता है, पेड़ से थोड़ा सा क्या होता है, हिलता है। पेड़ से जैसे ही हिलता है, पेड़ से जैसे ही हिलता है, यहाँ से थोड़ा सा हिलता है, तो डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है? जो बर्फ़ की जो धूल है, बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जहाँ पर कवि बैठा रहता है, कवि जहाँ पर ऐसे सोया है या फिर बैठा है, तो उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो है ना, आके क्या करती है, गिरती है उनके वो सिर के ऊपर जाके वो गिरती है। तो फिर क्या होता है, देखते हैं। Has given my heart a change of mood and save some part of a day I had rude। वो कहता है कि जैसे ही वो मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, मतलब थोड़ी सी बर्फ़ की जो धूल है, थोड़े से जो बर्फ़ के
कण है वो जैसे ही मेरे ऊपर गिरता है, जैसे ही वो मेरे ऊपर गिरती है बर्फ़, तो मेरा पूरा का पूरा मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे ही वो चेंज होता है तो वो क्या करता है, अपने मन को दूसरी ओर ले जाता है जहाँ पर वो पॉजिटिविटी है। देखिए बच्चों, जैसे आप कहीं खो जाते हैं, आप कहीं एकदम कहीं मेले में गए और आपका दिमाग भी एकदम सुन्न पड़ जाता है, बंद हो जाता है जब आप कहीं खो जाते हैं। तो जैसे ही आपको एकदम कोई घर वाला मिलता है या फिर कोई ऐसा अजनबी के इंसान के अलावा कोई आपको जानकार इंसान मिल जाता है, तो आपके चक्षु दिमाग खुल जाते हैं, आपके तंतु खुल जाते हैं। और तंतु खुलते ही आप क्या है कि जहाँ पर नेगेटिविटी आपके अंदर भरी पड़ी थी कि अब मैं खो जाऊँगा, अब मैं मिल नहीं पाऊँगा, अपने घर वालों को नहीं मिल पाऊँगा, और एकदम से जैसे ही आपका फैमिली मेम्बर या फिर आपके नेबर का कोई बंदा मिल जाता है तो आप खुश हो जाते हो। तो आपका नेगेटिव माइंड से एकदम आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव माइंड हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसे ही बैठे थे तो वहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही वो बर्फ़ की धूल उनके ऊपर पड़ी, वो पूरे दिन से बेकार बैठे थे, वो पूरे दिन से ऐसे सोच रहे थे कि मेरा नेगेटिव डे है, मैं जो सोच रहा था वो मैंने आधा दिन ऐसे ही सोच में बिता दिया, नेगेटिव थिंक में बिता दिया। और जब वो जैसे ही हेमलॉक ट्री के पास आकर बैठते हैं तो वो सोचते हैं कि ये हेमलॉक ट्री और आ गया ऊपर से इसके ऊपर कौवा और बैठा है, तो मेरा पूरा दिन तो ऐसे ही ख़राब होने वाला है। तो जैसे ही कौवे हेमलॉक ट्री से जो कौवा है वो हिलता है, थोड़ा उड़ने की कोशिश करता है, तो जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो बर्फ़ की धूल है, सूक डाउन ऑन मी, मतलब वो धीरे धीरे क्या है, बर्फ़ के टुकड़े उनके ऊपर गिरते हैं। जैसा कि आपने पिक्चर में देख रहे हैं कि जैसे ही ये जो कण हैं जो हम देख पा रहे हैं, ये जो कण हैं जो हम देख पा रहे हैं इसमें, ये जैसे ही नीचे गिरते हैं, और किसके ऊपर गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। और जैसे ही ये गिरते हैं तो वो ऐसे सोचते हैं कि अब मेरा दिन क्या हो गया, मैं बदल सकता हूँ, मेरा आधा दिन भी मैं क्या कर दूँगा, बढ़िया गुजारूँगा, और मैं नेगेटिविटी में नहीं गुजारूँगा। और मैं क्या कर दूँगा, जो मैं दिन ए डे आई हैड रूड, जो मैं दिन रूड में गुजार रहा था, जो मैं एक नेगेटिविटी में गुजार रहा था, वो मैं अब क्या कर दूँगा, बढ़िया स्थिति में गुजारूँगा और अच्छा काम करने के लिए गुजारूँगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ की शिक्षा मिलती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती बच्चों। दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, यह हम पर है कि हम उसे कैसे देखते हैं। कि अगर हम उस चीज़ को नेगेटिव देख रहे हैं तो हमें वो नेगेटिव ही नज़र आएगी, अगर हम उस चीज़ को पॉजिटिव में देख रहे हैं तो हमें वो चीज़ क्या आएगी, पॉजिटिव ही नज़र आएगी। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी ये जो पोइम है डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो पहली पोइम यहाँ पर एंड होती है जिसमें बर्फ़ कि जो धूल के जो कण हैं वो हम लोग ट्री से गिरते हैं, और जहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हैं पेड़ के नीचे, तो उनका जो मूड है वो बर्फ़ की धूल ही छोटी सी चीज़ एक क्या है उनका मूड चेंज कर देती है, जहाँ पर वो सैडनेस में अपने नेगेटिव ख्यालात में बैठे थे। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोइम में बताते हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम थोड़ा सा जान चुके हैं कि उनका जन्म 1874 में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, कैलिफोर्निया के अंदर, और 1963 में उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो बच्चों यहाँ पर पोइम्स एंड होने के बाद में छोटी सी पोइम है, और यहाँ पर एंड होने के बाद में हम यहाँ पर अब देखते हैं इसके थोड़े से क्वेश्चन। डस्ट ऑफ स्नो इज़ हियर। तो पहला जो इसके अंदर से दो स्टेंजा इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला है द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, नेम द बर्ड मेंशनड इन दिस स्टेंजा। इस स्टेंजा में ऐसा कौन सा बर्ड जो है कि मेंशन किया गया है, ऐसा कौन सा बर्ड है जो बताया गया है। इस पोइम के अंदर एक ही पक्षी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर बताया गया यहाँ पर एक ही पक्षी की बात की गई है, एक ही पक्षी की बात की गई है। वो कौन सा पक्षी है, यहाँ पर एक ही पक्षी है, वो है क्रो, यानी कौवे के बारे में बात की गई है। इस पूरी यहाँ पर कविता जो भी कवि कहना चाहता है वो सिर्फ क्रो के बारे में बात करता है, और एक पेड़ के बारे में बात करता है, उसका नाम है हेमलॉक ट्री।
हेमलॉक ट्री जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? नेगेटिविटी से भरा हुआ है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? फ्रॉम विच ट्री डिड द डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो किस ट्री की बात की जा रही है यहाँ पर? विच ट्री का अर्थ ये हो गया कि कौन सा ट्री, कौन से ट्री की बात की जा रही है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बढ़िया बढ़िया तरीके से बताया कि एक हेमलॉक ट्री की बात की जा रही है, एक क्रो की बात की जा रही है, और नेगेटिव थॉट्स की बात की जा रही है जो क्या हो गए? चेंज हो गए। क्या हो गए? चेंज हो गए। ठीक है, तो इतनी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट मीन्ड अबाउट डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो के बारे में क्या मतलब है डस्ट ऑफ स्नो का? तो यहाँ पर मैंने जैसे ही पोइम में पूरा मैं बताया कि डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ है कि जो पॉजिटिव माइंड है उसको वापस लाने में डस्ट ऑफ स्नो का बड़ा हाथ है। डस्ट ऑफ स्नो का बड़ा हाथ है। नेगेटिविटी को उन्होंने क्या कर दिया है? ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बात हुई है। और पूरी पोइम में जो भी बात हुई है वो डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर ही बात हुई है। डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर ही बात हुई है। तो हम यहाँ पर पूरा मान सकते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो के बारे में अगर हम पूरी पोइम के आंसर लिखेंगे पूरी पोइम का, तो भी वो यहाँ पर क्या है? चल जाएगा। ठीक है, आंसर पूरा का पूरा चल जाएगा। इसके बाद में डी जो क्वेश्चन है, वो इज़ द स्पीकर ऑफ इन द पोइम? जो स्पीकर मतलब यहाँ पर जो भी कहने वाला है, कौन कहने वाला है यहाँ पर? कहने वाला कौन है यहाँ पर? कहने वाला एक इंसान है, वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इस पूरी पोइम के कविता को कहने वाले, मतलब पोइट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में पिक आउट द वन वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा दैट मीन्स मूव सडनली। जल्दी से मूव किया जाने वाला ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि मूव सडनली का सिमिलर हो सकता है? क्या हो सकता है? सिमिलर हो सकता है। तो सिमिलर होने वाला वर्ड इसमें है शूक डाउन, या फिर हम कह सकते हैं ओनली शूक, SHOOK, शूक। इसका एक वर्ड ये माना जा सकता है इस पोइम के स्टेंजा में। अब यहाँ पर बात हुई है कि इस पोइम में राइम स्कीम का अर्थ होता है कि लास्ट वाला वर्ड जो होता है, और जो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड, और थर्ड लाइन का और चौथी लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है, वो किस हिसाब से कहे गए हैं, तो उनका हिसाब देखा जाता है। तो जैसे पहली लाइन में बात हुई है क्रो की, ठीक है, और सेकंड लाइन में बात हुई है स्नो की। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड लाइन में बात हुई है मी, और चौथी लाइन में बात हुई है ट्री। तो मिल कौन कौन रहे हैं? जैसे क्रो और स्नो, आवाज़ देखिए, क्रो और स्नो, तो दोनों एक जैसे बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनको राइमिंग स्कीम में वर्ड देने होते हैं, तो राइमिंग स्कीम में हम इनको वर्ड देंगे, ग्रीन में देते हैं, तो ए और ए। ठीक है, और इनमें जो वर्ड देंगे हम, तो मी और ट्री, ट्री मी, ई, ट्री ई आ रहा है, तो बी इसको। तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम जो है वो हो जाएगी ए बी। ये राइमिंग स्कीम हो जाएगी, पहली लाइन के ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी? राइमिंग स्कीम हो जाएगी। अब दूसरा स्टेंजा, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। जो मैं बिताने वाला जो दिन था वो क्या हो गया? सब कुछ चेंज हो गया। जो मैं नेगेटिविटी में पूरा दिन जो डे था वो मैं बिताने वाला था, वो अब क्या हो गया है? वो अब चेंज हो गया है। क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो अब मैं वो पूरा दिन किस में बिताऊंगा? वो मैं पूरा दिन अब मैं हैप्पीनेस में गुजारूंगा। किस में गुजारूंगा? हैप्पीनेस में मैं पूरा दिन गुजारने वाला हूँ। तो यहाँ पर वो इसी स्टेंजा में यही बात हुई।
तो मेरा दिन क्या है वो पूरा बच गया। तो यहाँ पर बात होगी अब, व्हाट चेंज केम इनटू द पोइट हार्ट, ऐसा क्या हुआ कि उनकी जो पूरे उनका जो हार्ट था वो एकदम से चेंज हो गया, क्या ऐसी बात हुई? शुक डाउन, जो आपकी डस्ट ऑफ स्नो थी वो क्या हुई, उनके ऊपर पड़ी, और किसके द्वारा की गई थी? क्रो के द्वारा की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय ए डे आई हैव रूड, जो मैं पूरी नेगेटिव ख्यालात से पूरा दिन गुजारने वाला था वो क्या मैं पॉजिटिव ख्यालात में गुजारूंगा। हाउ वाज द पोइट्स मूड चेंज, और कैसे पोइट मूड चेंज हुआ। ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन ऊपर वाले थे उनका आंसर ये तीसरे आंसर का है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर अब थोड़े बड़े आंसर देखते हैं कि हाउ डिड द क्रो एंड हेमलॉक ट्री चेंज द पोइट मूड, दोनों ही चेंज कैसे कर पाते हैं? पोइट क्या करते हैं, किसके नीचे बैठे हैं, माफ़ कीजिएगा, किसके नीचे बैठे हैं? पेड़ है, पेड़ के नीचे पोइट बैठे हैं, इसके ऊपर कौन बैठा है? एक क्रो बैठा है। कौन बैठा है? क्रो बैठा है। अब वो क्रो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो है, वो किसके ऊपर गिरती है? वो गिरती है यहाँ पर पोइट के ऊपर। किसके ऊपर? पोइट के ऊपर। और पोइट के ऊपर जैसे ही गिरती है तो पोइट का जो माइंड है वो एकदम से चेंज हो जाता है, और जहाँ पर वो पहले नेगेटिव में था तो वो अब किस वे में आ जाता है, वो अब आ जाता है पॉजिटिव वे में आ जाता है, वो पूरा पॉजिटिव हो जाता है। जैसे ही वो पार्टिकल उसके ऊपर गिरते हैं तो वो ऐसे ही बदल जाता है। मैसेज क्या दिया गया है कि दुनिया में कोई भी चीज़ है अच्छी या बुरी हो सकती है, अच्छी या बुरी। हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, और हम उसको देखने का जो नज़रिया होता है वो मेन होता है। अगर हम उस चीज़ को बुरा देख रहे हैं तो हमें वो बुरा ही दिखेगा, अगर हम उस चीज़ को पॉजिटिव में देख रहे हैं, अच्छे में देख रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो पूरा दिन नेगेटिव में देख रहे थे, लेकिन जैसे ही चेंज हुआ तो उसने पॉजिटिव में देखना स्टार्ट किया तो वो पॉजिटिव में ही बदल गया। ऐसे करके पूरी जो पोइम है ये हमें दिखाई पड़ती है। आप इस चीज़ का क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं, अपने मिलान कर सकते हैं, अपने क्वेश्चनों का आंसर देख सकते हैं, अपनी जो भी गाइड वगैरह उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बनते हैं डस्ट ऑफ स्नो के। और यहाँ पर अब हम देखेंगे पोइम नंबर सेकंड है फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस में हम देखते हैं कि ऑथर यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात करता है। एक बात करता है फायर की, किस चीज़ की बात करता है? एक करता है फायर की, और एक बात करता है वो आइस की। किसकी बात करता है? आइस की। अब क्या है कि फायर का उसने यहाँ पर मतलब है ना, फायर का उसने मतलब यहाँ पर निकाला है डिज़ायर। क्या? डिज़ायर। डिज़ायर का अर्थ होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। इच्छा। डिज़ायर का अर्थ होता है इच्छा। डिज़ायर यानी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती, डिज़ायर। और आइस का अर्थ यहाँ पर उसने कैसा बताया? आइस का अर्थ यहाँ पर ये बताया गया है, आइस का अर्थ यहाँ पर ये बताया हेट। हेट यानी नफ़रत। दोनों ही चीज़ें सबसे खतरनाक, दोनों ही चीज़ें हैं कि यहाँ पर डिज़ायर भी सबसे खतरनाक है और हेट भी सबसे खतरनाक है। तो इसने पोइट ने यहाँ पर ये कहने की कोशिश की है कि या तो दुनिया का जो एंड है, जो ख़त्म होने का जो सिलसिला है वो या तो किस चीज़ से होगा, या तो होगा फायर से या होगा आइस से। मतलब या तो डिज़ायर से होगा या फिर हेट से होगा, या तो नफ़रत से होगा या इच्छाओं से होगा। तो हम देखते हैं कि उसने इन लाइनों में क्या कहने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट, 10th क्लास, फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया का जो अंत है, सम से कुछ लोग, मतलब कुछ लोग का कहने का मतलब ये है कि बहुतों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि एंड विद फायर, फायर से एंड हो जाएगा। जो आग आपको दिखाई दे रही है एक तरफ दुनिया के, एंड उससे हो जाएगा। और कुछ कहते हैं आइस से,
और कुछ कहते हैं आइस से मतलब इच्छाओं से और नफ़रत से दोनों का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। इस तरह से हम एक तरफ ये लिख सकते हैं, एक तरफ लिख सकते हैं हम डिज़ायर, और एक तरफ हम लिख सकते हैं हेट। ठीक है। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये फेवर करते हैं कि फायर से क्या हो सकता है, धरती का अंत हो सकता है। फायर यानी डिजायर। फायर का अर्थ क्या यहाँ पर बोला है कवि ने, डिजायर बोला है। क्या बोला है, डिजायर। फायर का अर्थ बोला है डिजायर, जो यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया है। और आइस का अर्थ यहाँ पर कवि ने क्या बोला है, आइस का अर्थ, आइस का अर्थ बोला है हेट। आइस का अर्थ क्या बोला है, हेट। ठीक है। तो यहाँ पर फायर का अर्थ यहाँ पर बताया डिजायर। एक बार फिर हम लिख देते हैं कि जो आइस है, माफ कीजिएगा, जो आइस है, आइस का अर्थ यहाँ पर बताया गया है हेट। क्या बताया गया है, हेट। ठीक है। और यहीं हम बात करें फायर की, तो फायर का जो अर्थ है यहाँ पर बताया गया है डिजायर। डिजायर। ठीक है। तो ये हम ढंग से समझेंगे। ठीक है। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया का अंत है वो डिजायर से हो जाएगा, कुछ कहते हैं कि उनका अंत क्या है, नफ़रत से हो जाएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। और मैंने क्या टेस्ट किया है, मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है, मैंने फायर को टेस्ट किया है, मैंने इच्छाओं को देखा है, मैंने लोगों की इच्छाएं देखी हैं कि उनकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। मैं आइस की बात कर ही नहीं रहा, मैं नफ़रत की बात नहीं कर रहा। मैंने क्या देखा है, मैंने फायर देखा है, लोगों के अंदर इच्छाओं को जागते हुए देखा है जो कभी अंत नहीं होती, जिनका कभी अंत नहीं होता। तो मैं उन लोगों को उन लोगों के साथ हूँ, उन लोगों का पक्ष करता हूँ जो ये कहते हैं कि डिज़ायर, इच्छाओं से क्या हो सकता है, धरती का अंत हो सकता है। डिज़ायर, धरती का अंत किससे हो सकता है, डिज़ायर से हो सकता है। बट यहाँ पर कवि फिर से क्या कह रहा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेड टू से दैट for destruction ice is also great the end of the world। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितना कुछ हुआ है या जितना कुछ हो सकता है, मैं मानता हूँ, मैं उनके साथ हूँ जो कहते हैं कि इच्छाओं के साथ धरती का अंत हो सकता है। लेकिन अगर अगर मैं इतना सोचूं कि अगर धरती का एंड, अगर धरती का जो एंड है वो, अगर धरती का जो एंड है वो अगर फायर या डिजायर से नहीं होता है, किससे, फायर या डिजायर से नहीं होता है, तो अगर कुछ भी बचेगा, अगर धरती का जो अंत है, मान लीजिए धरती का जो अंत है इतना बच जाता है, इतना क्या है, डिजायर से हो जाता है धरती का अंत। ठीक है। तो जो बची हुई जो धरती है उससे किसका अंत हो जाएगा, उससे अंत हो जाएगा हेट से, नफ़रत से। नफ़रत से भी हेट हो जाएगा, तो नफ़रत भी उस धरती को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। उस धरती को नफ़रत भी क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो मतलब धरती का तो एंड वैसे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धरती का एंड तो वैसे ही हो जाएगा। तो धरती तो वैसे ही ख़त्म है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखने के बाद स्क्रीन पे कुछ रहा नहीं है, तो हम इन सब को हटाते हैं। तो वो कहता है कि टू से आई थिंक आई नो इनफ टू हेट। मैंने हेट को भी देखा है अब यहाँ पर। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर
फायर और डिजायर से, तो यहाँ पर दूसरी जो चीज़ है, आइस से भी क्या हो सकता है, धरती का अंत हो सकता है। कोई भी चीज़ें अच्छी या बुरी होती हैं तो अच्छी को अंत करने के लिए बुरा हमेशा आगे बढ़ता है, और बुरी चीज़ को अंत करने के लिए हमें अच्छाई बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें एक हीरो होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, उस हीरो को क्या कर दिया जाता है, भगवान बना दिया जाता है। अब ये हम ये नहीं देख सकते कि हर जगह अच्छा ही अच्छा हो। तो अगर हर जगह अच्छा होगा तो उस मूवी में आपने देखा होगा कि एक जो हीरो होता है उसको क्या कर दिया जाता है, एक दिन के लिए भगवान बना दिया जाता है। तो उसको भगवान बनाने के बाद में वो क्या करता है कि वो सभी की इच्छाएं क्या कर देता है, पूरी कर देता है। अब यहाँ पर सभी की इच्छाएं पूरी होना सुनने में तो बहुत अच्छा है और देखने में भी अच्छा है कि हर किसी की इच्छाएं क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव थिंक भी ऐसी है कि जो जहाँ पर जेल में थे, जो क्रिमिनल थे, वो क्या कर देंगे, वो बाहर आ जाएंगे और अपना दंगा फसाद, जो चोरी, डकैती, ये सब चीज़ें हैं, वो अपने जो माइंड में जो आ रहा था, वो उनकी भी इच्छाएं तो पूरी होंगी। तो अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ भी क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। तो हम ये नहीं देख सकते कि इच्छाएं सबकी क्या है, अच्छी ही होती हैं, तो ये भी नहीं है। तो नफ़रत तो वैसे ही हम नेगेटिविटी में लेते हैं कि नफ़रत तो करता ही है, तो इच्छाओं में हम पॉजिटिव को नहीं ले सकते, हम नेगेटिव को भी लेते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि जहाँ पर इच्छाएं अगर धरती का नाश कर सकती हैं तो वहाँ पर नफ़रत भी ऐसी चीज़ है कि नफ़रत हर एक किसी के अंदर होती है। हर भाई से नफ़रत हो सकती है, दोस्त की दोस्त से नफ़रत हो सकती है, किसी न किसी को हर एक के प्रति क्या होती है, नफ़रत होती है। तो यहाँ पर क्या है कि पोइम, यहाँ पर फायर एंड आइस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कहना चाहते हैं कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जुड़ा है। तो यहाँ पर सेकंड जो पोइम है वो यहाँ पर समाप्त होती है, यहाँ पर भी एंड होता है सेकंड पोइम का। इसके बाद में हम देखेंगे तीसरी पोइम, और तीसरी पोइम से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा फॉरगेट कर गए, वो है फायर एंड आइस के क्वेश्चन, जिसमें से एक स्टेंजा सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो है जो स्टार्टिंग जो स्टेंजा था वो का वही, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice, from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire। तो यहाँ पर फायर का जो सिंबलाइज जो दिया गया है, सिंबलाइज मतलब उसका जो अर्थ बताया गया है, वो क्या बताया गया है, पहला हेटर्ड, उसके बाद में दूसरा लव है, तीसरा डिजायर है, चौथा वार्मथ है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फायर का अर्थ क्या है और आइस का अर्थ क्या है। आइस का मैंने यहाँ पर बताया था आपको हेटर्ड, यानी या नफ़रत। नफ़रत, आइस का मतलब मैंने आपको नफ़रत बताया था, क्या बताया था, आइस का अर्थ मैंने आपको यहाँ पर नफ़रत बताया था, हेटर्ड, हेटर्ड यानी नफ़रत। और मैंने यहाँ पर डिज़ायर का और फायर का अर्थ मैंने आपको बताया डिज़ायर, क्या बताया था, डिज़ायर। तो यहाँ पर फायर का अर्थ तो डिज़ायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका पहले का सही हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो बी है, स्टेंजा का क्वेश्चन जो, व्हाट वुड बी कॉज ऑफ एंड ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पीपल। लोग क्या मानते हैं कि किससे एंड हो जाएगा। तो लोग क्या है कि फायर से ज़्यादा लोग टेस्टेड हैं। लोग क्या है और कवि क्या है, किसको मानता है, फायर को मानता है कि किससे ज़्यादा नष्ट हो सकता है, जो दुनिया का जो एंड है वो किससे हो सकता है, वो फायर से हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर हम पूरा लिख देंगे कि यहाँ पर कवि भी ऐसा मानता है और लोग भी ऐसा मानते हैं कि जो अंत है दुनिया का वो किससे हो सकता है, फायर से हो सकता है। और तीसरा क्वेश्चन जो स्टेंजा का है, वाई डज द पोइट थिंक द रीजन टू बी फायर। और फायर से जो कवि है वो क्यों सोचता है कि फायर से ही एंड हो जाएगा, क्योंकि लोग भी ऐसे सोचते हैं। और नफ़रत जो होती है वो एक तरीके से बदली जा सकती है, नफ़रत के अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए पोइट ऐसा सोचता है कि डिजायर यानी फायर से दुनिया का अंत हो सकता है। तो माफ़ कीजिएगा, तो इसलिए फायर से ही दुनिया का अंत होगा, ये क्या मानता है, पोइट मानता है। क्या मानता है, पोइट मानता है। और ऐसे ही क्या मानते हैं, लोग भी ऐसा मानते हैं कि जो फायर है उससे ही दुनिया का क्या होगा, अंत होगा।
तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जैसे हम देखते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट फायर एंड आइस इंडिकेट इन द पोएम। फायर एंड आइस के बारे में, दोनों के बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट। फायर से दुनिया का अंत होगा, यही कवि कहता है। तो ये चीज़ आपको इस आंसर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। व्हाट आर द व्यू ऑफ पोइट अबाउट द डिज़ायर। डिज़ायर का फायर ही था। डिज़ायर का अर्थ क्या बताया गया था, फायर ही बताया गया था। तो हमें यहाँ पर फायर के बारे में, डिज़ायर के बारे में बताना होगा। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में व्हाट टाइप ऑफ लाइफ शुड ए मैन लीड अकॉर्डिंग टू द पोएम। हमें किस प्रकार की ज़िंदगी जीने के लिए बताया गया है कि हमें ना तो इच्छाएं इतनी रखनी चाहिए और ना ही हमें क्या रखनी चाहिए, नफ़रत रखनी चाहिए। दोनों को ही नहीं रखना चाहिए। नफ़रत तो वैसे ही नहीं रखनी चाहिए और इच्छाएं इतनी ही रखनी चाहिए। जैसे हमने बचपन से ही सुना है कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी हमारे पास चादर है। तो हम उतने ही पैर पसारें, उतनी ही इच्छाएं अपनी जागृत रखें जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से है। तो यहाँ पर क्या है, फायर एंड आइस सेकंड पोइम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही लिखी हुई थी वो यहाँ पर समाप्त होती है। तो एसके एजुकेशन के अंदर हमने अभी तक फर्स्ट और सेकंड पोइम पढ़ ली है। 10th क्लास की आरबीएससी सिलेबस है और 2026 में 12 फरवरी को पेपर होने वाला है। किस सब्जेक्ट का होने वाला है, इंग्लिश सब्जेक्ट का होने वाला है। 10th क्लास का जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का, किसका एग्ज़ाम है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है। और जो कब होने वाला है, 12 फरवरी को, 12 फरवरी 2026 को क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। सुबह 8 बजे के बाद का जो टाइम है वो है इस पेपर का। तो अब तीसरी पोइम, लास्ट पोइम आज इस वीडियो चैप में पढ़ेंगे अपने, और वो है एक टाइगर इन द जू। एक टाइगर की कहानी बताई गई है और उसको लिखने वाले कौन है, जॉर्ज लेज़ले नॉरिस। जॉर्ज लेज़ले नॉरिस जो है इसके पोइट हैं और वो एक केज पिंजरे में बंद जो टाइगर है उसके बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके ख़यालात के बारे में, और वो कैसा सोच रहा है अभी, और वो पहले क्या था और अब क्या है, और वो क्या होना चाहता है। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस पोइम के अंदर बताया गया है। तो हम देखेंगे कि इस पोइम में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले जॉर्ज लेज़ले नॉरिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उनका जन्म 1921 में हुआ था, मृत्यु उनकी हुई थी 2006 में। ही वॉज ए सेलिब्रेटेड वेल्स पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वेल्स पोइट जो बहुत प्रसिद्ध जो पोइट होते हैं उनको बोला जाता है, वो बहुत प्रसिद्ध पोइट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो यहाँ पर जो जॉर्ज लेज़ले नॉरिस है उनकी है टाइगर इन द जू हम पढ़ेंगे। और आपका पढ़ाने वाला है यानी कि मैं, प्रदीप, प्रदीप सर, आपका प्यारा सा और इंग्लिश टीचर। और आप जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं उसका नाम है एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल है। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह फॉलो कर कर देख सकते हैं। तो चलिए हम पोइम की तरफ चलते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his case on pads of velvet white in the quiet rays। वो क्या करता है, वो इधर उधर अपनी जो केज है उसके अंदर अपने गद्दीदार जो पैर हैं, जो क्या कह सकते हैं हम, जो स्पंज जैसे उसके पैर हैं, क्योंकि उनके पैर वेलवेट जैसे हैं, उनके ऊपर जैसे मुलायम पैर हैं। तो उन पैरों के साथ वो क्या है, केज के अंदर घूम रहा है और उसके ऊपर क्या है, वी वाइड स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, मतलब ब्लैक कलर की धारियां हैं। जहां पर आप इसके अंदर देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको दिखाई दे रही होगी ब्लैक स्ट्रिप्स, जो ऐसे बीच बीच में आपको दिखाई दे रही होगी कि ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप्स हैं बीच बीच में यहाँ पे भी है, ये देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ब्लैक स्ट्रिप्स है उस शेर के ऊपर। और वो इन चार केज के अंदर क्या है, बंद है। क्या है इस केज के अंदर, क्या है, बंद है। और इधर कभी इधर चला जाता है, कभी इधर आ जाता है।
कभी वो इधर जाता है, कभी वो इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी इधर आ जाता है, कभी इधर। तो उसकी ज़िंदगी इतनी सी है इस केस के अंदर। तो यहाँ पर चलने के बारे में और उसके जो उसके शरीर के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स जो बने हुए हैं, उसके ब्लैक ब्लैक जो उसके स्ट्रिप्स हैं उनके बारे में बताया गया है। सेकंड जो स्टेंजा है वो है, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। और यहाँ पर दूसरे स्टेंजा में बात की गई है कि वो कह रहा है कि जू से उसे कहाँ होना चाहिए। जो पोइट है वो कह रहा है कि जू से उसको क्या होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। लेकिन वो अभी कहाँ बंद है, वो है जू के अंदर, एक केज के अंदर बंद है। लेकिन वो अगर जंगल में होता तो वो क्या करता, वो वहाँ पर शिकार करता। क्या करता, शिकार करता। यहाँ पर जो स्पेलिंग आई गई है एक, जो मैं आपको बता देता हूँ, लर्किंग। लर्किंग का जो अर्थ होता है, वो लर्किंग का जो अर्थ होता है वो ये होता है छुप छाप, मतलब छुपके। जो शिकार करते हैं ना शेर, वो छुप के शिकार करते हैं और एकदम से क्या करते हैं, दहाड़ते हैं। क्या करते हैं, दहाड़ते हैं। तो वो कहता है कि उसको कहाँ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। और एक वाटर होल और नियर द ग्रास की टाइप बोल दिया, फिर प्लम द डियर। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि एक नदी है, पानी है, पानी चल रहा है, ठीक है। और उसके आसपास क्या है, ग्रास लगी हुई है। ग्रास का अर्थ ये हो गया कि वहाँ पर ग्रीनरी है। उस ग्रीनरी के बीच के अंदर कौन बैठा है, शेर बैठा है। और वो वहाँ पर बैठा है और घात लगाए बैठा है। और यहाँ से जब हिरण पानी पीने आते हैं तो वो उन पर घात लगा कर बैठ कर या दहाड़ कर उनको शिकार करना चाहता है। तो ऐसा पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कहाँ पर है अभी, वो केज के अंदर बंद है। उसकी जो इच्छाएं हैं वो भी केज के अंदर बंद है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। और वो अभी फ़िलहाल क्या है, अपनी सैडनेस उस पका पका में अंदर है। वो अपनी अपने दिमाग के जो उसके जो सेल हैं वो क्या है, उस केज की तरह ही क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। लेकिन उसे कहाँ होना चाहिए, उसे जंगल में होना चाहिए, पानी के किनारे होना चाहिए, वहाँ पर घात लगाए उसे बैठा होना चाहिए। जैसे ही डियर वहाँ पर पानी पीने आए तो उसको दहाड़ कर उसका शिकार कर लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। तीसरा स्टैंड है, ही शुड बी snarling around the house at the jungle as bearing his white fang, his claws and terrors in the village। तो वो यहाँ पर पॉइंट कहना चाहता है कि जंगल के आसपास जिनके घर होते हैं, जंगल के आसपास जिनके घर होते हैं, उस जंगल वाले घरों को वो क्या करता है, उनमें आतंक पैदा करना चाहता है शेर। क्योंकि घर के आसपास जो जंगल के आसपास जो घर होते हैं उनमें एक ही चीज़ का डर होता है, वो होता है शेर का। या फिर जंगली जो जीव होते हैं उनका डर होता है कि कहीं वो ना आ जाए और कहीं हमें खा ना जाए। तो वो कहता है कि अब शेर को यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो टाइगर होता है उसके लिए इट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, इट का। लेकिन यहाँ पर ही का, यहाँ पर भी ही का यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी ही का यूज़ किया गया है। वो बताना चाह रहे हैं उसमें इंसान की गतिविधि दी है कि वो क्या है, उसे वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर वो है, हमेशा होता है। उसे जंगल में होना चाहिए, उसे उन घरों के पास होना चाहिए जो जंगल के पास है, और वहाँ पर उनको आतंक पैदा करना चाहिए, उनमें उसके खौफ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगला स्टेंजा जो चौथा स्टेंजा है उसमें पढ़ते हैं, But he looked in the concrete seal, his strength behind the bars, stalking the length of the cage and ignoring visitors। अब वो क्या कहता है कि वो किस चीज़ में लॉक्ड है, वो कंक्रीट सील के, वो किस चीज़ में लॉक्ड है, वो है कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल मतलब सीमेंट की एक जेल बनी हुई है, ऐसे कह सकते हैं। या फिर एक ऐसी केस जिसके बाहर जाया ही नहीं जा सकता, वो एक तरह से बंद है। लेकिन वो आर पार तो देख सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। और वो क्या है, लॉक्ड है, ठीक है।
ही स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड, मतलब उसकी स्ट्रेंथ उस केज के अंदर ही है, उसकी वो जू के अंदर बंद है, वो केज के अंदर बंद है, उसकी ताकत है वो भी केज के अंदर बंद है। और वो कहाँ जाना चाहता है, वो जंगल में जाना चाहता है, लेकिन वो जा क्यों नहीं सकता, क्योंकि वो जू के अंदर है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो खुशी है, वो सारी क्या है, केज के अंदर बंद है, इसलिए वो सैड है और वो कुछ कर नहीं सकता। उसकी जो खुशियाँ हैं वो सिर्फ उसी लेंथ ऑफ किस केज, मतलब जहाँ पर वो केज बना है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँगा। बस उसकी खुशी किस चीज़ में है, उसकी खुशी सिर्फ इतनी है कि वो इधर से इधर जाए, इधर से इधर आए, यहाँ पर बैठा है तो बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठा है तो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो इधर 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 चाहे वो कहीं जाए, इधर जाए, चाहे वह थोड़ा सा उधर जाए, चाहे वो थोड़ा सा उधर जाए, लेकिन वो जा तो इसके बाहर तो आ ही नहीं सकता। तो उसकी खुशी वहीं पर बंद है, उस इस केज के अंदर ही उसकी खुशी बंद है, तो वो कुछ कर नहीं सकता। और जहाँ पर वो जू के अंदर लोग आते हैं तो उनको वो देखकर लोग खुश हैं, यहाँ पर लोग क्या है, खुश हैं। लोगों को देखकर वो दुखी है, क्योंकि लोग बाहर घूम रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो क्या है, केज के अंदर बंद है। तो यहाँ पर टाइगर दुखी है और लोग क्या है, खुश हैं। ही hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब brilliant eyes और brilliant stars, बहुत ज़बरदस्त लाइन बोली है कि लास्ट में क्या होता है कि जब एंड होने वाला होता है, जब रात होने वाली होती है, तो वो क्या करता है, सिर्फ एक ही आवाज़ उसे सुनाई देती है, एक ही वॉइस उसे सुनाई देती है। वो होती है कार्स की, जो रात में क्या है, जू के अंदर चेक करने आते हैं कि कौन से जानवर सही बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई अपने केज के अंदर है या नहीं है, वो मतलब चेक करने के लिए आते हैं, जैसे जू के अंदर होता है। बस वो उनको आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि लोग अपने घरों में चले जाते हैं। उसके बाद में वो क्या बैठा रहता है और बाहर की तरफ, जैसे ये बाहर है, ये बाहर की तरफ आसमान में जो टिमटिमा रहे तारे हैं उनको देखता रहता है। ब्रिलियंट आइज का मतलब, कहने का मतलब है कि वो दूर तक अपने शिकार को, जैसे वो दूर तक देख सकता है, अपने शिकार को जितनी दूर से वो नाप सकता है, अपने भाप सकता है, वैसे ही उन ब्रिलियंट स्टार्स, मतलब स्टार्स भी बहुत ब्रिलियंट्स होते हैं, दूर से कितने अच्छे दिखाई देते हैं, वैसे ही वो अपनी अच्छी निगाहों से उन स्टार्स को देखते देखते दिन का अंत कर देता है। दिन का जो सुबह होने वाली होती है वहाँ तक अंत कर देता है, और वापस जैसे ही सुबह होती है तो लोग आते जाते रहते हैं, वैसे ही वो केज के अंदर इधर उधर घूमता रहता है, लोगों को इग्नोर करता रहता है। और रात होती है तो पेट्रोलिंग कार्स आती है और वो आसमान की तरफ अपने देखता रहता है, और सितारों को देखता रहता है, और सितारे उसको देखते रहते हैं। कोई भी अलग चीज़ उसकी लाइफ में नहीं होती। तो वो क्या है, वो जू में बंद है, केज में बंद है, ताकत उसकी वहीं पर बंद है। तो वो उसी सैडनेस से वहीं पर छिपा हुआ, वहीं केज के अंदर बैठा मासूम व्यक्ति लेके बैठा है। तो यहाँ पर ये टाइगर इन द जू पोइम भी ख़त्म होती है। जॉर्ज लेज़ली नॉरिस की पोइम लिखी हुई है। और अभी हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेंजा इस पोएम का यही है। बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। तो व्हाट डज द टाइगर डू इनसाइड द केज, वो क्या कर रहा है, स्टॉक्स बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे क्या कर रहा है, आगे पीछे घूम रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा। क्या कर रहा है, आगे पीछे घूम रहा है। वेयर इज़ द टाइगर इम्पर्ज नाउ, कहाँ पर कैद है वो एक केज के अंदर है और जू के अंदर है। वो प्रिजन कहाँ बनाया गया है उसके अंदर, वो एक केज के अंदर है। कहाँ पे, एक केज के अंदर है, और बुक है एकदम, कोई वो नहीं है, बाहर नहीं जा सकता। वाई इज़ द टाइगर इग्नोरिंग द विजिटर, क्या कर रहा है विजिटर, क्योंकि लोग क्या है, विजिटर को इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि लोग खुश हैं और वो क्या है, दुखी है। तो वो उनकी ऐसा नहीं है कि वो उनकी खुशी को देखकर दुखी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी खुश होना चाहता है, वो भी हैप्पी होना चाहता है, लेकिन वो हैप्पी नहीं हो सकता। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चेंज है। इसके बाद में 5 क्वेश्चन है जिनकी हिंदी बता देता हूँ, आपको अपने पासबुक या गाइड में मिल जाएंगे आंसर। तो सबसे इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन और स्टेंजा हम तीनों पोइम के देखे हैं अभी तक, तो वही इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर स्पेंड इट्स लाइफ इनसाइड द जू। वो अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करता है जू के अंदर, ये बताना है। कंपेयर द इन्वायरमेंट ऑफ द जू टाइगर विद दैट द जंगल टाइगर। अब यहाँ पर भी पोइट ने एक केज वाले टाइगर की बात बोली थी और कंपैरिजन किया था एक जंगल वाले टाइगर से, जंगल वाले टाइगर से, कि एक जंगल वाले टाइगर को क्या करना चाहिए और वो जो केज वाला टाइगर है उसको जंगल वाले टाइगर की तरह क्या करना चाहिए। तो मैंने वो बताया था, वो आंसर आपको करना है इसमें। व्हाट मैसेज डज द पोइट कन्वे अबाउट एनिमल्स इन कैप्टिविटी। एनिमल्स की क्या कैप्टिविटी होती है, उसको क्या पोइम में बताया गया है कि उसकी क्या इच्छाएं होती हैं, कैसे वो करता है कैसे नहीं करता है, ये चीज़ें बतानी है। व्हाट डज द टाइगर थिंक व्हेन ही लुक्स एट स्टार। और टाइगर है वो स्टार्स को देखकर क्या कर रहा होता है, वो ऊपर मुँह करके स्टार्स को देख रहा होता है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा होता है कि वो एक केज के अंदर बंद है और जहाँ उसको जंगल में होना चाहिए, और लेकिन वो कहाँ है, केज के अंदर बंद है। राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। पूरी पोइम का आंसर जो मैंने फर्स्ट स्टेंजा से लास्ट 5वीं स्टेंजा तक बताया था, वो सारा का सारा आंसर हम इस आंसर के अंदर लिख सकते हैं। लगभग जो होता है 30 से 40 वर्ड्स का जो आंसर होता है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जहाँ पर 10 से 20 वर्ड्स का आ जाए वहाँ आपको 2 से 2.5 लाइनें लिखनी होती हैं। जहाँ से 20 से 30 लाइनें हो जाए वहाँ 3 लाइनें लिखनी होती हैं। और जहाँ 30 से 40 हो जाए वहाँ आप 5 लाइनें लिख दो, बहुत होता है आंसर, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही है, यहाँ हम तीनों पोइम के बारे में हम जान चुके हैं और यही था अभी तक के लिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है एसके एजुकेशन। एसके एजुकेशन और आप देख रहे हैं मेरी क्लास प्रदीप के साथ इंग्लिश टीचर हूँ मैं आपका एसके एजुकेशन पर पढ़ाने वाला। और अभी हम दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें हम अगली 3 पोइमों के बारे में पढ़ेंगे। अगली 3 पोइमें होंगी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोइम एंड अमांडा। उसके बाद में जो तीसरा पार्ट आएगा उसके अंदर हम द ट्रीज फॉग और द टेल ऑफ द कस्टर्ड ऑफ ग्रेडन, और उसके बाद में फॉर एनी जॉर्ज। तो ये तीनों पोइम पढ़ेंगे, 4 पोइम होगी। तो 3 पार्ट के अंदर हम 3 वीडियो के अंदर हम लगभग 10 पोइम को कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम लेसन की तरफ देखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो मिलते रहिए और देखते रहिए, और एसके एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री राधा जी।